प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा मैं आपका टॉपिक शुरू कर रही हूँ। सेम टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कल मैंने पढ़ाया था कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोएगुलेशन पूरा हो गया है, तो आज हम शुरू करेंगे प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं वो इजीली कोएगुलेट हो जाते हैं। लायोफोबिक कोलाइड जो है वो इजीली कोएगुलेट हो जाते हैं ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड वो कोएगुलेट नहीं होते। जो लायोफिलिक कोलाइड है they do not get coagulate। ये कोएगुलेट होते ही नहीं है ड्यू टू देयर हाई स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, लायोफिलिक कोलाइड को हम कोएगुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि पहले बहुत स्टेबल होते हैं। तो कोएगुलेशन सिर्फ लायोफोबिक कोलाइड की होती है। कब होती है? ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा लायोफोबिक कोलाइड है उसकी कोएगुलेशन ना हो, हम उसे कोएगुलेट होने से रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए बेटा, जो लायोफोबिक कोलाइड है इसे हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम कोएगुलेशन। इसे हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम कोएगुलेशन। लायोफोबिक कोलाइड को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो क्यों करना है? क्योंकि ये कोएगुलेट बड़ी जल्दी हो जाता है ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है और इसको प्रोटेक्ट करने में हम यूज करेंगे लायोफिलिक कोलाइड का। देखिए बेटा, ये मेरे पास कोई भी एक लायोफोबिक कोलाइड है। क्या है? लायोफोबिक कोलाइड। अगर मैंने इसमें डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट तो ये बड़ा इजीली कोएगुलेट हो जाएगा। मुझे इसे कोएगुलेट होने से बचाना है, तो मैं क्या करूं, इसके बाहर एक लेयर डाल दूं लायोफिलिक कोलाइड की। हम क्या करें कि इसके बाहर एक लेयर डाल दें। किसकी लेयर डाल दें? लायोफिलिक कोलाइड की, जो यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह काम करेगा। जो यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह काम करेगा। और ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? ये प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह काम करेगा और प्रोटेक्ट करेगा लायोफोबिक कोलाइड को। इट प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम कोएगुलेशन। फ्रॉम कोएगुलेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? दो तरह के कोलाइड होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइड बड़ा जल्दी कभी कोएगुलेट नहीं होते, लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइड है दे विल इजीली गेट कोएगुलेट ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे लायोफोबिक कोलाइड को कोएगुलेट होने से बचाना है। तो अगर हम लायोफोबिक कोलाइड के बाहर एक लेयर लगा दें लायोफिलिक कोलाइड की। अब लायोफिलिक कोलाइड में कौन कौन आते हैं? जैसे आपका गम हो गया, जिलेटिन हो गया, चारकोल हो गया, क्ले हो गया, एग एल्बुमिन हो गया। ठीक है बेटा, ये सब के सब ऑल ऑफ दीज आर लायोफिलिक। तो अगर मैं लायोफोबिक के बाहर गम की एक लेयर लगा दूं, जिलेटिन की लेयर लगा दूं, चारकोल की लेयर लगा दूं, तो वो सब प्रोटेक्ट करेंगे लायोफोबिक कोलाइड को। तो प्रोटेक्शन किसकी की जाती है? लायोफोबिक कोलाइड की। किससे की जाती है? कोएगुलेशन से। और कौन करवाता है? लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है बेटा, तो लायोफिलिक कोलाइड ही प्रोटेक्टिव कोलाइड कहलाता है। ओके, कर लोगे? तो अब देखिए कुछ डेफिनेशन करते हैं यहाँ पे हम।
तो पहले हमारे यहाँ पे डेफिनेशन होगी प्रोटेक्टिव कोलाइड की, प्रोटेक्टिव कोलाइड की। तो क्या कहोगे? द लायोफिलिक कोलाइड, द लायोफिलिक कोलाइड which is used for the protection of lyophobic colloid from coagulation on addition of electrolyte। ठीक है बेटा, तो प्रोटेक्टिव कोलाइड एक लायोफिलिक कोलाइड होता है और इसको हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए लायोफोबिक कोलाइड की फ्रॉम कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है? एक लायोफोबिक कोलाइड को हम प्रोटेक्ट करते हैं कोएगुलेशन से, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ coagulation, prevention of coagulation of lyophobic colloid on addition of electrolyte, on addition of electrolyte। ठीक है बेटा, प्रोटेक्शन की टर्म जो है यूज होती है प्रिवेंशन के लिए। किसकी प्रिवेंशन? कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड की ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोटेक्टिंग पावर, प्रोटेक्टिंग पावर in terms of protecting power in terms of gold number। प्रोटेक्टिंग पावर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा गोल्ड नंबर। देखिए क्या है गोल्ड नंबर। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें गोल्ड नंबर की, फिर मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस समझाऊंगी, ठीक है। व्हाट इज गोल्ड नंबर? देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ protective colloid, the minimum amount of protective colloid in milligrams, the minimum amount of protective colloid in milligrams required to just prevent the coagulation, required to just prevent the coagulation of 10 ml of gold sol, of 10 ml of gold sol when 1 ml of 10% NaCl solution used as an electrolyte, added to it, used as an electrolyte added to it। समझो बेटा गोल्ड नंबर क्या होता है। मेरे पास मान लो 10 ml गोल्ड का कोलाइड, गोल्ड एक मेटल है, मेटल के कोलाइड लायोफोबिक होते हैं। मेरे पास 10 ml गोल्ड का कोलाइड है, गोल्ड एक मेटल है और मेटल के कोलाइड लायोफोबिक नेचर के होते हैं। तो 10 ml मेरे पास गोल्ड का कोलाइड है, तो और मैंने उसमें डाल दिया 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन का,
जो यूज हो रहा है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। बेटा चमन आप डेली क्लास में लेट आते हो, एब्सेंट तो डेली लग लेती है आपकी। तो हमने 10 ml गोल्ड के सोल में 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डाल दिया, तो इससे कोएगुलेशन होगी। तो अब हमें इसे कोएगुलेट होने से रोकना है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, कम से कम कितना अमाउंट हमें प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिलीग्राम्स के अंदर चाहिए ही चाहिए टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन। कोएगुलेशन रोकने के लिए 10 ml गोल्ड के सॉल्यूशन की, जब उसमें 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डल रहा होगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, तो ये आपकी टर्म थी गोल्ड नंबर। समझ गए होंगे आप लोग? कोई डाउट है इसमें तो बताओ बेटा। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, अब हमारी टर्म है सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्ड नंबर। सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्ड नंबर, पहला पॉइंट है ईच प्रोटेक्टिव कोलाइड। ईच प्रोटेक्टिव कोलाइड, ब्रैकेट में लिख लो लायोफिलिक कोलाइड have a specific value of गोल्ड नंबर। जितने भी प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड होती है, सभी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है गोल्ड नंबर की। और सेकंड है लेसर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड more will be its या greater will be its प्रोटेक्शन पावर। जितनी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी ना, उतना ही उस प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्शन करने की पावर ज्यादा होगी। तो ये दो सिग्निफिकेंस है गोल्ड नंबर के, कि हर एक प्रोटेक्टिव कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड का एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है गोल्ड नंबर की, और जितनी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी ना प्रोटेक्टिव कोलाइड की, उतनी ही उसकी प्रोटेक्शन पावर है वो ज्यादा होगी। उतनी उसकी प्रोटेक्शन पावर है वो ज्यादा होगी। जैसे मान लो बेटा मेरे पास कुछ एक लायोफिलिक कोलाइड्स हैं। देखिए हमारे पास ये कुछ एक लायोफिलिक कोलाइड है, जैसे कि पहला हो गया जिलेटीन, सेकंड हो गया केसीन। ये बेटा केसीन नाम का प्रोटीन ना मिल्क में होता है, केसीन। HB हो गया हीमोग्लोबिन, एग एल्बुमिन हो गया अंडे का व्हाइट वाला पार्ट, स्टार्च हो गया। हमने ये 5 ले लिए मान लो यहाँ पे, और मैंने इन सब की गोल्ड नंबर की वैल्यू लिख ली। हमने इन सब की क्या लिख ली? वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर। यहाँ इनकी वैल्यू लिख लेते हैं गोल्ड नंबर की। तो जिलेटीन की वैल्यू होती है 0.005 से लेके 0.01 तक, 0.101 से 0.02, 0.03 से 0.07, 0.1 से 0.2 और 20 से 25। तो इन चार, अगर आपको ये सारे बेटा प्रेफरेंस दी जाए तो आप इन सब में से किसका यूज करोगे? तो इन सब में से आप यूज करोगे जिलेटीन का। जिलेटीन इज बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। इन सब में से जो जिलेटीन है वो सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिलेटीन की गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे कम है। जितने किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड की गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी, वो उतना ही अच्छा प्रोटेक्शन करेगा लायोफोबिक कोलाइड की कोएगुलेशन से। तो इन सब में जिलेटीन सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड है। और जो स्टार्च आपका है, ये यहाँ पे सबसे पुअर प्रोटेक्टिव कोलाइड, मतलब इसकी प्रोटेक्शन पावर बहुत ही कम, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमें बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो स्टार्च यहाँ पे सबसे पुअर प्रोटेक्टिव कोलाइड हुआ, और जो आपका यहाँ पे जिलेटीन है, इट इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। कर लोगे?
तो भाई ये आपका सिग्निफिकेंस हुआ गोल्ड नंबर का। कोई डाउट है इसमें तो बताइए। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड जो रेसिप्रोकल में है गोल्ड नंबर के, ठीक है ना। आप कह सकते हो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है इट इज रेसिप्रोकल टू गोल्ड नंबर, इट इज रेसिप्रोकल टू गोल्ड नंबर, ठीक है। तो भाई ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ गोल्ड नंबर का। सबसे पहले हमने प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा। इसमें कोई डाउट अगर आपको है तो बताइए। पूरे पेज में कोई भी डाउट है तो बताओ बेटा। कर लोगे? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है इमल्शन का, बड़ा आसान सा टॉपिक अभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? चलो देखो, तो बस चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया तुम्हारा। तो देखिए बेटा, अब नेक्स्ट टर्म है हमारी इमल्शन। इमल्शन क्या है? एक कोलाइड है जिसमें डिस्पर्ज फेज क्या है? लिक्विड। ऐसा कोलाइड है जिसमें डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड है और जिसमें डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड। हो गया? इसमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। अब इसके आगे देखिए बेटा, जो इमल्शन है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट है O/W, ब्रैकेट में आएगा ऑयल इन वाटर इमल्शन। और सेकंड है W/O, वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो ये दो टाइप इमल्शन की होती है। पहली तो है O/W, ऑयल इन वाटर, और दूसरा आपका है वाटर इन ऑयल, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो आप देखिए। ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल तो यहाँ पे डिस्पर्ज फेज है, ऑयल तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में है, डिस्पर्ज फेज है, और जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम। ऑयल इन वाटर का मतलब ऑयल यहाँ पे डिस्पर्ज फेज है और वाटर यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है। और वाटर इन ऑयल में क्या होगा? वाटर कम है। वाटर इन ऑयल में वाटर डिस्पर्ज फेज है और जो आपका ऑयल है वो डिस्पर्जन मीडियम। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। O/W में ऑयल डिस्पर्ज फेज था, वाटर डिस्पर्जन मीडियम है। W/O में वाटर डिस्पर्ज फेज और ऑयल डिस्पर्जन मीडियम है। इमल्शन एक कोलाइड होता है जहां पे डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसकी दो टाइप होती है, O/W और W/O। O/W मतलब O कम है, W ज्यादा है। O डिस्पर्ज फेज, वाटर डिस्पर्जन मीडियम। और W/O में वाटर डिस्पर्ज फेज और ये डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, कर लोगे? चलिए अब इनके हम करेंगे एग्जाम्पल्स। अब हम इनके क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स, O/W के भी और W/O के भी, ठीक है। तो देखिए बेटा ध्यान से। तो पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं O/W के। देखिए मिल्क, आप सबको पता है मिल्क में फैट, मलाई कम होती है, पानी लिक्विड ज्यादा होता है। तो ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल हुआ मिल्क। वेनिशिंग क्रीम, जो सेविंग क्रीम वगैरह होती है, ये सब वेनिशिंग क्रीम किसके एग्जाम्पल है? ये O/W के। और जैसे बटर है, भाई बटर में तो क्या है? चिकनाहट, फैट बहुत ज्यादा होती है, तो वाटर की क्वांटिटी कम है, ऑयल ज्यादा है। बटर हो गया, या आप इसके साथ कह सकते हो कोल्ड क्रीम होगी।
कोड लीवर ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये सब ऑयली होते हैं, ये बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं। तो जो चीज कम ऑयली होती है वो तो आती है ऑयल इन वाटर में, जो ज्यादा चिपचिपी ज्यादा ऑयली होती है वो आती है वाटर इन ऑयल में, ठीक है बेटा। तो ये दो तरह के आपके इमल्शन हो गए, O/W और W/O, कर लेंगे आप। अब इसके आगे आप देखिए नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट टर्म है इमल्सिफायर्स। नेक्स्ट टर्म है इमल्सिफायर्स या इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफायर्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स ये क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस which is used to separate both the layer of oil and water in an emulsion। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक इमल्शन में ऑयल और वाटर को अलग अलग रखता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑयल एंड वाटर को अलग अलग रखेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द इमल्सिफायर। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इमल्सिफायर बोलेंगे, इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। कर लोगे कि दो लेयर को अलग अलग रखता है, ऑयल को अलग रखेगा और जो वाटर है उसको अलग रखेगा। फॉर एग्जाम्पल केसीन हो गया मिल्क में, एग्जाम्पल केसीन इन मिल्क, ये एक नेचुरल इमल्सिफायर है मिल्क में, जो फैट को अलग रखता है, वाटर को अलग रखता है। केसीन इन मिल्क ये एक नेचुरल इमल्सिफायर है बेटा। केसीन ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है वैसे तो केसीन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इमल्सिफायर। अब इमल्सिफायर दो अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर में अलग होगा, वाटर इन ऑयल में अलग होगा। वैसे इसके अलावा गम हो गया, जिलेटिन हो गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स, और फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, एल्बुमिन, ये सब के सब आपके काम करते हैं इमल्सिफायर्स के। ऑल ऑफ दीज बिहेव एज इमल्सिफायर्स, ठीक है। तो भाई ये सारे आपके एग्जांपल हुए इमल्सिफायर्स के या इमल्सिफाइंग एजेंट, ओके। और बस मोस्टली आपका करवाई दिया है। तो अब यहाँ पे बच गया आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन, केमिकल टेस्ट और करवा देती हूँ इसके। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अब टेस्ट फॉर इमल्शंस। तो इमल्शंस के हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक तो डाइल्यूशन टेस्ट और एक हमारे पास है डाई टेस्ट, ठीक है। डाइल्यूशन टेस्ट और डाई टेस्ट। तो डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है? ऐड करो वाटर, ऐड वाटर टू द इमल्शन। इमल्शन में क्या ऐड कर दो? वाटर कर दो, ठीक है। अगर आपका इमल्शन डाइल्यूट हो जाए, इफ इमल्शन डाइल्यूटेड विद वाटर, अगर जो आपका इमल्शन है वो डाइल्यूट हो जाए वाटर के साथ, इसका मतलब वाटर यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम, और ये टाइप फिर कौन सी है? ऑयल इन वाटर। अदरवाइज
अगर क्या हो, वाटर जो है बेटा डाइल्यूट ना हो, इफ इमल्शन इज नॉट डाइल्यूटेड, तो फिर वो टाइप हो जाएगी वाटर इन ऑयल। तो ये इसका डाइल्यूशन टेस्ट है। और सेकंड टाइप है डाई टेस्ट। इसमें क्या करना है, हमें एक ऑयल सोल्यूबल डाई लेनी है, हमें लेनी है एक ऑयल सोल्यूबल डाई और उसे मिक्स करना है इमल्शन में। कोई भी ऑयल सोल्यूबल डाई को मिक्स करना है इमल्शन में। अगर मिक्स करने के बाद भी क्या हो, हमें सिर्फ एक ड्रॉप ही दिखाई दे, ड्रॉप ऑफ डाई दिखे, तब तो वो OW टाइप है, ऑयल इन वाटर। और अगर हमें ऐसा लगे जो वो डाई हमने डाली है ऑयल सोल्यूबल पूरे में फैल गई है, पूरा बैकग्राउंड ही कलर्ड हो गया है, एक दो ड्रॉपलेट ही कलर्ड ना हुई, पूरा बैकग्राउंड ही क्या हुआ, कलर्ड हो गया है, इसका मतलब वो टाइप कौन सी है, वाटर इन ऑयल टाइप। वो टाइप कौन सी है बेटा, वाटर इन ऑयल टाइप। तो ऐसे हमारी ये दो टाइप हो जाएगी, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, अगर वाटर के साथ डाइल्यूट हो गया तब तो वाटर ज्यादा है, ऑयल इन वाटर है, और डाइल्यूट ना हो तो वाटर इन ऑयल है। सेकंड है डाई टेस्ट। तो हमें इसमें कोई भी ऑयल सोल्यूबल डाई लेनी है। अगर वो ऑयल अगर वो ऑयल सोल्यूबल डाई डालने के बाद उसमें थोड़ा बहुत एक दो ड्रॉप ही कलर्ड हो, तब तो उसमें क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप है। लेकिन वो डाई डालने के बाद पूरा इमल्शन जो है, पूरा उसका बैकग्राउंड ही कलर्ड हो जाए, तो वो WO टाइप है, वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, तो ये आपके दो टेस्ट होंगे यहाँ पे इमल्शन के, डाइल्यूशन टेस्ट और डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट और डाई टेस्ट। ओके बेटा, तो ये आपको कर लेना है। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया इमल्शन का। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया ये आपका इमल्शन का। ओके, इसके बाद छोटी सी टर्म एक और है डीमल्सिफिकेशन, वो और करवा देती हूँ। देखिए, डी emulsification. What is de-emulsification? Process of decomposing an emulsion. Process of decomposing an emulsion back into its constituent liquid. कि भाई जिसका भी आपका बना हुआ था ना इमल्शन, उसके उन लिक्विड को, उस कंपोनेंट को वापस लाना। ठीक है, एंड इट कैन बी डन बाय, और किस किस मेथड से तुम लोग कर सकते हो, इट कैन बी डन बाय। पहला है सेंट्रीफ्यूगेशन। तुम सब ने ये मशीन देखी है, डेयरी में होती है, मिल्क में से फैट निकालते हैं, फैट को रिमूव करना इसमें से, मिल्क में से, सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं, सबको पता है। सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो, फिल्ट्रेशन कर दो, बॉइलिंग कर दिया, फ्रीजिंग कर दें, तो ये सब आपके अलग अलग मेथड्स हैं डिमल्सिफिकेशन करने के। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लेना। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक सिंपल सी टर्म बची है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो एप्लीकेशन में करवाऊंगी कल आपको, क्योंकि कल पेपर हमारा शाम को ही है, तब तक आपका ये हो जाएगा सारा चैप्टर। वैसे आपका हो गया एप्लीकेशन, तो बाय चांस को एक आधा क्वेश्चन आता है,